Hello students, hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Constitution and the need for laws. Constitution क्यों जरूरी है हमारे लिए, laws क्यों जरूरी हैं, okay? And before starting the chapter we have to know some important terms like what do you mean by Constitution? Constitution means a body of laws and principles according to which a country is governed. Democracy, a form of government by the people, of the people and for the people. Preamble, introduction to the Constitution. It emphasizes on the objectives and ideals which the nation has to achieve. Laws, a body of rules governing the affairs of a community and enforced by a political authority. Sovereign means a nation which is free from any outside influence over its internal and external matters. Next is socialism, which means a system which lays emphasis on freedom from social, political and economic exploitation. Next is secular, means a state where all religions command equal respect. Now, what do you mean by the Constitution? Constitution क्या होता है? A set of rule and regulation. Like जैसे human being, man क्या है? एक social human being है. तो कोई भी हम game खेलते हैं या कोई भी play करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? Proper set of rules and regulation चाहिए होते हैं. ठीक है, किसी भी activities के लिए या किसी भी आप game को ले लो, cricket को ले लो, football को ले लो, तो उसमें क्या होता है? Certain rule and regulation होते हैं जिससे हम वो game प्ले करते हैं. तो सेम एग्जैक्टली लाइक दैट एक कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री को बिना रूल एंड रेगुलेशन के क्या गवर्न कर पाना इजी है? नो, इट इज़ नॉट इजी. दैट्स वाई ऐसे सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिससे हम अपनी कंट्री को गवर्न कर सकते हैं. हर एक कंट्री के अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिससे वो कंट्री की गवर्नमेंट रूल करती है. नाउ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज a constitution is a set of laws and rules as per which a country is governed. Okay? तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स होते हैं जिससे एक कंट्री गवर्न करती है. एक फ्रेमवर्क की तरह होता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें डिसाइड करते हैं कंपोजिशन क्या होना है, काम क्या करना है गवर्नमेंट ने, वहाँ जो सिटीजन्स होंगे वहाँ क्या उनको राइट्स देने हैं. ठीक है, नेशनल गोल्स क्या हैं गवर्नमेंट के, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, लिबर्टी एंड सो ऑन. किस तरीके से सबको इक्वल लेके कैसे कंट्री को गवर्न करना है. दिस इज द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन अ बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इन विच द कंट्री शुड बी गवर्न. एक कंट्री कैसे रूल करेगी, कैसे गवर्न करेगी, जो रूल एंड राइट्स जो होते हैं वो उसमें लिखे होते हैं. उस बुक को क्या नाम दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरीके से हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी जैसे कि इंडिया में है, फ्रांस एंड यूएसए में है, या अनरिटन भी हो सकता है जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन. नाउ व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ओके सी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अगर रूल एंड रेगुलेशन किसी एक जगह पर नहीं लिखे होंगे तो लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेगी. फाइन, तो ऐसे सेट रूल एंड रेगुलेशन बना दिए सबके लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो इंडियन सिटीज़न है, चाहे वो गवर्निंग अथॉरिटी है, चाहे वो जुडिशरी है, सबके लिए ऐसे रूल्स बना दिए हैं. चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो सबके लिए ऐसे रूल बना दिए हैं जिसके थ्रू उसे क्या करना है? रूल करना है. फाइन. सो इन द प्रेजेंट एज ऑफ डेमोक्रेसी द पावर टू गवर्न इज एक्सरसाइज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एंड दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द पीपल. thus they cannot be allowed to exercise the power according to their sweet will. अगर रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो अपनी पावर को वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते, जो हमारे लीडर्स हैं हमने चूज़ किए हैं. तो इसी से बचने के लिए हमने एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन दे दिया है ताकि उस तरीके से कंट्री गवर्न हो सके. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन.
क्या विशेषताएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? फर्स्ट इज आर फ्रीडम फाइटर्स बैटल्ड फॉर लॉन्ग इन order to free our country from the imperial yoke, and they fought for certain ideals which they tried to incorporate in our constitution. जो हमारे पुराने फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने पुराने दिनों में देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कुछ किया है. उनकी ऐसी डिमांड थी, ऐसे राइट्स थी, उनकी ऐसी सोच थी जिनको पाने के लिए उन्होंने ये फ्रीडम फाइट की. फाइन. So a glimpse of these ideals can be read in the preamble of the Constitution. तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वो डिमांड करते थे, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में पढ़ सकते हैं. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल? प्रीएम्बल होता है जैसे आपकी बुक होती है, उसका फर्स्ट पेज होता है, इंट्रोडक्शन पेज होता है कि इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हो, इस बुक को पढ़ने से क्या होगा, इस बुक को किस पर आधारित करके, किस पर बेस्ड करके बनाया गया है. सेम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है और क्या क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है. फाइन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. इट बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन और अ preface called the preamble. Okay, the introductory page of constitution is called preamble. The preamble literally means an introduction to a legal document. In fact, the preamble is an introduction as well as the key to our constitution. It lays down the basic principles and reflects the ideals which the rules of our country should always keep in mind while formulating and implementing national policies. The 42 Amendment of the Constitution 1976 made certain changes in the preamble. What were the changes? Let us read. First is, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. ठीक है, ये वन बाय वन जो आगे टर्म आपको दे रखे हैं, ये हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे. ओके. Next is justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. And in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay. Now the preamble reflect the true spirit of the Constitution. Preamble से हमें क्या पता लगता है? हमें Constitution की true spirit यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया उसका हमें पता लगता है. इट शो केसेज दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर द रियल अथॉरिटी एंड दिस सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. और ये जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसने बनाया है? हम इंडियंस ने ही बनाया. जो हमारे लीडर्स हैं, हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं, उन्होंने ही ये सारा फ्रेमवर्क तैयार किया है. The nature and goals of the Constitution are expressed through the words sovereign, socialist, secular, democratic, republic. It is to be noted that in the original Constitution, the preamble mentioned sovereign, democratic, republic and unity of nation. The words socialist and secular have been added later. Okay, तो ये दो वर्ड बाद में ऐड किए गए हैं in the 42 Act 1976. Now what do you mean by sovereign? सोवेरियन क्या होता है? सोवेरियन मीन्स इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया पर कोई दूसरी कंट्री रूल नहीं कर सकती, यानी हमारी कंट्री के हम खुद ही रूलर हैं. ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्री आकर हम अपने रूल एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर नहीं थोप सकती. ठीक है, कोई ब्रिटिश एम्पायर आकर अब रूल नहीं कर सकता है. वी आर सोवेरियन, यानी हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमारे अपने रूल एंड रेगुलेशन हैं. सेकेंड इज, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट?
A socialist state is the one where everyone has an equal right and opportunity to benefit from the country, wealth and resources. In our country, there are wide economic disparities, while some people are extremely rich and wealthy, और कुछ लोग जो हैं वो क्या है, पुअर और बैकवर्ड हैं. तो गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री को क्या डिक्लेयर किया है, सोशलिस्ट. सोशलिस्ट क्यों डिक्लेयर किया है कि जो लोअर क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, उनकी अपलिफ्ट के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज निकालती है ताकि उनका स्टेटस भी हाई हो सके. दूसरा, जो वेल्थ है, जो गवर्नमेंट की वेल्थ है, वो सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ताकि जो पुअर पीपल हैं उनको भी सेम राइट मिल सके, उनको भी खाने पीने का अधिकार है. ओके, तो वीकर सेक्शन की अपलिफ्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे सेफगार्ड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं. नेक्स्ट इज सेक्युलर. People in India follow different faiths like Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity and Islam. To maintain communal harmony and the unity of the country, the Indian Constitution has affirmed in the preamble that it is secular. Secular means इंडिया का कोई भी रिलीजन स्टेट रिलीजन नहीं है. ओके, वैसे इंडिया इज़ अ हिंदू कंट्री, हिंदू रिलीजन कंट्री, लेकिन फिर भी हिंदू को एक स्टेट रिलीजन का दर्जा नहीं दिया गया है. तो हमारी कंट्री का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है. हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में वो खुद को चेंज कर सकते हैं. एंड इंडिया इज़ नॉट अ रिलीजियस और थियोरोक्रेटिक स्टेट लाइक पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया एट्सेट्रा, जहाँ पर इस्लाम को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया है. तो हमारी कंट्री इंडिया ऐसा नहीं है. ओके, किसी भी रिलीजन के लोग कुछ भी यहाँ पर, मतलब कोई भी अपने प्रेयर कर सकता है, नमाज कर सकता है, कोई भी अपना रिलीजन चेंज कर सकता है. इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. धर्म के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है. एंड द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन. कोई स्टेट रिलीजन का दर्जा किसी रिलीजन को नहीं मिला है हमारी कंट्री में. एंड ऑल इंडियंस हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट एनी रिलीजन विच दे डीम फिट टू लाइक. और कोई भी लोग जिसको जो भी रिलीजन पसंद आता है, जो भी प्रैक्टिस पसंद आती है, वो उसी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिक मीन्स गवर्नमेंट. तो वर्ड डेमोक्रेटिक मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा बनाई हुई है. तो हमारी इंडिया जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स chosen by the people, made by the people and they work for the people. लोगों द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए बनाई गई. Okay? The Constitution confers on the citizens the right to elect their representative for the Union Parliament, state legislatures and the local bodies. All adult जो भी 18 ईयर से above हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं और अपना लीडर 5 साल के लिए चूज़ करते हैं. तो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. हमारे ही चूज़ किए हुए रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए रूल बनाते हैं. अगर हमें पसंद नहीं आते हैं उनके रूल एंड रेगुलेशन, तो पब्लिक के पास अथॉरिटी है कि हम उनको चेंज करा सकते हैं. हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई. ओके, नेक्स्ट इज रिपब्लिक. A republic is a state where the head of the state, president, is a popularly elected person for a definite and fixed period of time. It is opposed to monarchy where the king is a hereditary ruler. रिपब्लिक क्या होती है कि जो कंट्री का हेड है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट. और वो लोगों द्वारा यानी पॉपुलरली जो लोग चूज़ करते हैं उन्हीं में से एक कौन बनता है? प्रेसिडेंट बनता है. उसको हेड बनाया जाता है फिक्स टाइम पीरियड के लिए. फाइन. लेकिन मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में होता है जो किंग है वो रूल करता है, चाहे वो लोगों को पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वही रूल करेगा. तो इंडिया में ऐसा नहीं है. हमारी जो कंट्री है दैट इज़ अ रिपब्लिक कंट्री. नेक्स्ट इज जस्टिस. Our society is ridden with social inequalities. The caste system divides people into high and low caste. These differences led to many injustices. The poor and the low caste people are exploited and ill-treated by the rich and the high caste people. But
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इस इनइक्वालिटीज़ को इंश्योर किया है कि सोशल जस्टिस सबको एक जैसा मिलेगा। कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में सब लोग इक्वल हैं और सबको जस्टिस का राइट मिला हुआ है। अगर किसी को लगता है उसके साथ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं जस्टिस के लिए। नेक्स्ट इज लिबर्टी। The principle of liberty is an integral part of democracy. All the citizens of India have been granted the freedom to choose their own way of life. They are free to express their ideas and follow their beliefs without fear. Liberty यानी freedom। हमारी कंट्री में जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो भी इंडियन सिटीज़न हैं, उनके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो अपना इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, जैसे वो जीने का तरीका उनको अच्छा लगता है वैसे वो लाइफ को अपना स्पेंड कर सकते हैं। दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, अपने जो उनके विचार हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी डर के, ठीक है, किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कुछ भी अपना बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। दिस इज़ द लिबर्टी इन इंडिया। Next is equality. All citizens are equal in the eyes of the law. ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कानून की नज़र में सब लोग क्या हैं, इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी स्टेटस से हों, कोई सेक्स हो, किसी भी वेल्थी पीपल है, अनवेल्थी है, पुअर है, सब लोग कानून की नज़र में क्या है, इक्वल है और सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, राइट्स और स्टेटस हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रेटर्निटी। Fraternity means भाईचारा. India is a land of huge cultural diversity. People of different religions have their own tradition. उनकी अपनी लैंग्वेज है, फेथ है, बिलीव्स हैं, कल्चर हैं। तो इनको बनाए रखने के लिए इंडिया में यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, ताकि सब लोग भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ प्यार से रह सके और अपने कल्चर जो उनके रिफॉर्म हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। इससे जो कास्ट सिस्टम जो है, अनटचेबिलिटी है, वो भी रिमूव होने में हेल्प मिल सकती है। नाउ व्हाट आर लॉज? कानून क्या होता है, लॉज क्या होता है? दोज concepts or rules which remain definite and unchanged are called laws. यानी ऐसे कंसेप्ट जो डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता पर्सन टू पर्सन, दैट आर कॉल्ड लॉज। कि ये रूल बना दिए, ये सब के लिए एक जैसे हैं। तो द कंसेप्ट्स और रूल्स विच रिमेन डेफिनेट एंड अनचेंज्ड आर कॉल्ड लॉज. The term law is used in different senses. Usually people discuss about divine law to express their faith in divine power. The other law is the physical, based on cause and effect relationship, and it is unchangeable. And the third kind of law is man-made law. Man-made law or human laws may be ethical, social or political. Now here are some characteristics of a law are follows. First is लॉ क्या है? लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू अ थिंग सिस्टमेटिकली. किसी भी काम को सिस्टमेटिकली करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, उसको नाम दिया गया है लॉ. लॉ रेगुलेट्स द एक्सटर्नल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, किसी भी एक्सटर्नल लाइफ यानी पर्सनल मैटर को छोड़कर बाकी लाइफ को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाए गए हैं. लॉ इज एनफोर्स्ड बाय अ डिटरमिनेट ह्यूमन अथॉरिटी. And state is a sovereign political organization authority. No rule can take the form of law until it is approved by the state. स्टेट यानी कंट्री जो है वो क्या है? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोवेरियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. कोई भी जो रूल है वो लॉ नहीं बन सकता जब तक स्टेट गवर्नमेंट यानी कि दोनों, आगे पढ़ोगे आप, जो दोनों आपके लोकसभा राज्यसभा, जब तक दोनों जो हाउसेस हैं वो अप्रूव नहीं कर देते रूल को, तो वो लॉ नहीं बन सकता. ओके, नाउ नीड फॉर लॉज. लॉज की क्या ज़रूरत है? No civilized society can be peaceful unless its people abide by the rules and regulations. In fact, laws regularize the civic life of the community. Laws are important for the smooth running of the society and for establishing peace and order in the state.
फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कि 8 बजे आपकी प्रेयर होती है, 11 ओ क्लॉक आपका लंच ब्रेक होता है, उसके बाद 2 ओ क्लॉक आपकी छुट्टी होती है। तो ये क्या है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, क्लास में आप देखते हो, आप पास बनाते हो, एक टाइम पर एक ही बच्चा बाहर जाएगा, तो ये क्या है, रूल एंड रेगुलेशन है, ताकि स्कूल जो है वो पीसफुली स्मूथली चल पाए। सेम इसी तरीके से कंट्री को शांति से चलाने के लिए, पीसफुली और स्मूथली चलाने के लिए क्या बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए हैं। बिना लॉज के किसी भी कंट्री को गवर्न करना, किसी भी कम्युनिटी को गवर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कस्टम्स एडॉप्टेड बाय सोसाइटी व्हेन फॉलोड रेगुलरली take a concrete form and become law. In the past, certain principles were found to be useful and were applied regularly. Thus, they were recognized as law. These customs cannot be ignored by the state. अब क्या होता है, कुछ कम्युनिटी होती हैं जो सालों साल से एक चीज़ को वो फॉलो करती आ रही हैं, तो वो उनके लिए क्या बन जाता है, उनके लिए लॉ बन जाता है। और जब ये लॉ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा होता है तो उसको स्टेट भी इग्नोर नहीं कर सकती और उसे पास करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, these customs cannot be ignored by the state, but if there are any social and religious custom, अगर कोई ऐसा social और religious custom है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री ने इनको बैन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड मैरिज है, इन्फेंटिसाइड है, सती सिस्टम है, ओके, एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉरी। चाइल्ड मैरिज यानी बचपन में बाल विवाह, जो बचपन में ही शादी कर देते थे पहले। इन्फेंटिसाइड यानी कि पेट में ही बच्चे को मार देना, ये पता लगाकर लड़का है लड़की है और फिर उसको पेट में ही मार देना। सती सिस्टम, जब किसी का हस्बैंड की किसी की डेथ हो जाती है, उसके साथ ही उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था। एंड प्रैक्टिस ऑफ डोरी यानी दहेज देना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये लीगली बैन है। तो अगर कोई ट्राइब है या कोई कम्युनिटी है इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, इनकी प्रैक्टिस कर रही है, तो स्ट्रिक्टली क्या हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। फाइन। सोशल स्ट्रक्चर एंड हिंडर नेशनल प्रोग्रेस, क्योंकि ये चीज़ें क्या करती हैं, ये हमारे सोसाइटी के जो फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है, यूनिटी है, नेशनल प्रोग्रेस है हमारी कंट्री की, उसको खोखला बना देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। डोरी इज़ बैंड एंड पनिशेबल इन इंडिया बाय द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1962। ये डीप रूटेड एविल्स जो है सोसाइटी की, इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है, इनको हम एकदम से रिमूव नहीं कर सकते। कॉन्टीन्यूसली कोशिशें हमें करनी होगी, ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाने होंगे ताकि हम अपनी सोसाइटी को इन एविल से फ्री कर सके। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, देयर रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज, इनके बीच में क्या रिलेशन है? इन प्री डेमोक्रेसी डेज द कमांड एंड ऑर्डर ऑफ द रूलर was regarded as a law. In the present world, in a democracy, elected legislature make laws for the good of the common people. But in a democracy too, sometimes certain laws are not approved by all, while some laws might appear unjust from individual point of view. Law must be obeyed and people should abide by it. However, this does not mean that law should not be opposed because our personal interest is not involved. If a person feels that a law is harmful to the society, he must oppose it. Constitution और law के बीच में क्या रिलेशन है? पहले डेमोक्रेसी से पहले क्या होता था, किंग रूल करते थे, जो किंग की कमांड होती थी, जो भी वो ऑर्डर देता था वो क्या बन जाता था, लॉ माना जाता था उसको। लेकिन अब हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे चूज़ किए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है वही लेजिस्लेचर में लॉ बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, ऐसा कोई लॉ आता है जो हमें ये लगता है कि ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसको रिमूव कर देना चाहिए, तो हम गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, उसको अपोज कर सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि अगर वो पर्सनल हमें लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है तो उसको आप अपोज नहीं कर सकते हो। आपको पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखना होगा कि ये हमारी कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसको अमेंड करना चाहिए, चेंज करना चाहिए या फिर रिमूव करना चाहिए। Now the next topic is laws and dissent.
Mostly laws are good because they have been framed for the welfare of the people, but there are bad laws as well. People oppose all such bad laws, so there is always a spirit of dissent underlying a bad law along with the spirit of acceptance in case of a good law. ओके, लॉज जो होते हैं बच्चे वो हमेशा हमारे लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं. जैसे कोई हम गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसमें भी लॉज होते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें भी कुछ लॉज होते हैं. तो रूल और रेगुलेशन जो होते हैं वो हमारे लिए हमेशा अच्छे होते हैं क्योंकि ये हमारी वेलफेयर के लिए ही बने होते हैं. फाइन. लेकिन कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारे लिए हमें लगता है कि ये हमारी वेलफेयर के लिए नहीं बने हैं. तो लोग क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं कि हमें ये लॉ नहीं चाहिए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. फाइन. Now, during the British rule, numerous unjust laws were passed by the government. जैसे कि एक एक्ट आया था, दैट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978, ट्राई टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स. जैसे न्यूज़पेपर्स, मीडिया, उनको आज़ादी होती है, वो कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और वो खुले विचारों के साथ अपनी कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी जो उनके व्यूज़ हैं वो उसमें प्रिंट कर सकते हैं. लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक एक्ट आया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके खिलाफ कुछ भी न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं होना चाहिए. इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इफेक्टेड. इन 1930 द अनजस्ट सोल्ट लॉ वाज पास्ड. गांधी जी लॉन्च्ड द सत्याग्रह अगेंस्ट इट. Through Dandi March, he violated the Salt Law. At his call, people began to defy laws and orders of the government. जैसे सत्याग्रह आंदोलन, वो आपने पढ़ा था, डांडी मार्च जिसमें की थी गांधी जी ने, लोगों के साथ क्या किया था, समुद्र के तट पर जो सोल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया था. फाइन. तो इस तरीके से लोगों ने सीखा कि जो लॉज एंड ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के, जो हमारे लिए, हमारी वेलफेयर के लिए नहीं बने हैं, कैसे उनसे हमें उनको अपोज करना है, कैसे उनसे हमें बाहर निकलना है. There were strikes and demonstration all over the country. The people boycotted foreign goods and refused to pay taxes. Soon, the movement gained strength and the government followed a repressive policy to put it down. But these repressive measures failed to crush the spirit of Indians. और इस तरीके से देश देश के कोने कोने से लोगों ने इस डेमोन्स्ट्रेशन, जो ये धरना दिया था, स्ट्राइक दी थी सोल्ट लॉ के लिए, बाइकट मूवमेंट के लिए, इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि जो गवर्नमेंट थी वो चाह कर भी उसको रिप्रेस नहीं कर पाई. ओके, चाह कर भी उस आंदोलन को नहीं रोक पाई क्योंकि जो इंडियंस की स्पिरिट थी वो कहीं ज़्यादा थी. इनफैक्ट डिसेंट इज एन indispensable part of democracy. People have the right to have independent opinions which they express through their representatives. That is why there exist many opposition parties in every democratic country. Dissent is the right of every democratic party. Okay? तो डिसेंट क्या होता है? डिसेंट हर एक डेमोक्रेटिक पार्टी का राइट होता है क्योंकि इसमें हम अपने ओपिनियंस, जो हमारे विचार हैं, वो लोगों के सामने बाहर ला सकते हैं. Another example of dissent is the anti-liquor agitation. Okay, anti-liquor agitation, that is, many a times the government tries to pass certain laws which are not good for ethical point of view. जैसे कि लिक्वर लॉ आया, ओके, कि जो गवर्नमेंट जस्टिफाई किया इस पॉलिसी को कि जो गैर कानूनी तरीके से लिक्वर की सप्लाई होती है या फिर उसको बेचा जाता है उसको बंद किया जाएगा. ओके, लेकिन ये लॉ क्या है, ये हमारे लिए अच्छा है. ओके, सच अ पॉलिसी वुड रिड्यूस द डिस्टिलिंग ऑफ इलीगल लिक्वर विच कॉजेज मैनी डेथ्स at times, but the opposition parties vehemently oppose such action. They also take out processions, hold meeting and even resort to satyagrah to condemn the government. Thus, dissent is an important feature of democracy. तो इस तरीके से आपको समझ आया, dissent जो है वो डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा important feature है. क्यों important feature है? क्योंकि जो लॉ हमें पसंद नहीं आता गवर्नमेंट का, हम उसको अपोज कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक से. जैसे भी हमारा ओपिनियन है उसको हम सरकार के सामने रख सकते हैं और उस कानून को बंद करा सकते हैं या उसको अमेंड, चेंज करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं. फाइन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी. By now, we know that our constitution provides the framework for administering the country. A law
which is against the fundamental rights of the people can be declared null and void by the Supreme Court. Thus, the rule of law will always prevail. Rule of law का क्या मतलब है? Rule of law का मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना ही रिच है, ओके, कितनी ही उसके पास पावर है, कितनी ही स्ट्रेंथ है, चाहे वो कोई भी है, कानून से ऊपर कोई नहीं है. कानून की नज़र में ऑल आर इक्वल, ओके, इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. फाइन. Thus, we can say that democracy and the rule of law complement each other. Now, here is a quick recap of the chapter. All modern states have their own constitution and systems of government. A constitution is a body of laws and rules according to which a country is governed. The constitution is very important in a democracy. All civilized societies need laws that regulate their lives. The constitution is very important in a democracy. And the preamble of the constitution lays down the basic principles of formulating and implementing national policies and enlists certain goals and objectives. Justice, liberty, equality and fraternity are the ideals of our country. India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. Mostly, laws are good because they aim at the welfare of the people. Bad laws should be opposed by the people. And during the British rule, several bad laws were opposed by the people. Even Gandhiji broke the Salt Law. Similarly, the anti-liquor agitation was made to express dissent against the law. I hope बच्चों you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.